हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें हमने चैप्टर चला रखा है बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब तक सॉल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं बच्चों मोलरिटी पढ़ चुके हैं, मोलिलिटी पढ़ चुके हैं और मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसी में टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म में हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो टर्म है इक्विवेलेंट वेट वगैरह वो पढ़ेंगे बच्चों। और आज पढ़ेंगे हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय मास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पीपीएम के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्कस करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं इनको पढ़ने का मतलब ये है कि आगे जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हमें कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म में वो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर 1 पे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं W/W, ऐसे लिखा होता है ये, है ना। तो क्या मतलब है इसका, वेट बाय वेट का, ठीक है ना, परसेंटेज का। इसका मतलब होता है बच्चों कि मान लो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is 5%, ठीक है ना, 5%। तो इसका मतलब क्या है, देखो ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ 5%। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बच्चों हमेशा क्वेश्चन में ये लाइन लिखी होगी 5%, 10%, 20%, ठीक है ना। और ये आपका सोल्यूट है। तो इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब ये है कि जो 5 ग्राम आपका 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब समझ गया आप। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ 5%। तो इसका मतलब ये है, जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है ये वाली, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब इस प्रकार से 5%, 10% लिखा होगा तो आपको दो चीज़ हमेशा इससे मिल जाएंगी, एक तो सोल्यूट का वेट मिल जाएगा, एक आपको सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का अगर आपको वेट मिल जाता है तो आप सॉल्वेंट का आराम से निकाल सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो W/W परसेंटेज लिख रहा हूँ, वेट बाय वेट, ठीक है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों मास ऑफ सोल्यूट, इसको डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब भी वेट बाय वेट परसेंटेज की बात करेंगे तो किसका वेट आएगा, ये जो W है मास ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट का मास, और ये दूसरा W जो है इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके ऊपर मान लीजिए हमारे पास है 100 ग्राम सुक्रोज, 100 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है, 100 ग्राम वाटर। फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला भी ऊपर लिखा है मैंने,
मास ऑफ क्या निकालना है आपको, देखो 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास है ऊपर, मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या है आपके पास में, सुक्रोज है, कितने ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम। सॉल्यूशन का मास क्या दे रखा है आपको, बोलो सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का निकालो भाई। ये देखो सुक्रोज, सुक्रोज का है आपका, बोलो सोल्यूट है, सोल्यूट का कितना दे रखा है मास, 10 ग्राम। जो वाटर है, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, ये कितना दे रखा है, 100 ग्राम। ठीक है ना, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा, तो आप जो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए यहाँ से। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बोलो किसका मास, बोलो सोल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम। ठीक है ना, और सॉल्वेंट का कितना है, बोलो 100 ग्राम, कितना हो गया, 110 ग्राम हो गया। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लीजिए। मास ऑफ सोल्यूट आपके पास में है 10, सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, बोलो 110 आ गया। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना आ गया, 100/11 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने तो डायरेक्ट कर रखा है, आप कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 9.09 परसेंटेज आ जाएगा, इतने परसेंट आ जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो यहाँ पे लिखिए 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 milliliter of solution। ठीक है, 100 milliliter of solution, find weight by weight percentage। ठीक है, आगे एक चीज़ और दे रखिए आपको, इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, देखो निकालना क्या है हमें, बोलो वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लिए। तो वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, बोलो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो अब हमारे पास सोल्यूट क्या है, देखो सोडियम क्लोराइड है, तो इसका वेट तो हमें दे रखा है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन हमें सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा, सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा। अब की बार क्या दे रखा है हमें सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, बोलो प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है हमें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है हमें, मास नहीं दे रखा सॉल्यूशन का। लेकिन हमें एक चीज़ गिवन है यहाँ पे, डेंसिटी सॉल्यूशन की। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए जहाँ पे डेंसिटी गिवन होगी सॉल्यूशन की। ठीक है ना, जब सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी गिवन होगी तो उस डेंसिटी का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसका क्या निकाल सकते हो, उससे वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं आगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। सोल्यूट का मास कितना है, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमारा क्या है, बोलो NaCl है, वो कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है जी, और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, देखो आपका मेरे को दे रखा है यहाँ पे 100 मिलीलीटर। ठीक है ना, तो ये 100 मिलीलीटर मेरे को दे रखा है, और क्या गिवन है मेरे को, डेंसिटी भी गिवन है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी मेरे को गिवन है। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लीजिए, डेंसिटी बराबर कितनी दे रखी है, 1.2
ग्राम पर मिलीलीटर, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है बच्चों मेरे को यहाँ पे, भाई कैलकुलेट करना है मेरे को वेट बाई वेट परसेंटेज मेरे को निकालनी है। वेट बाय वेट कैसे निकालते हैं, ये वेट किसका है, सोल्यूट का, ये वेट किसका है, सॉल्यूशन का। तो आपके पास में ये नहीं है, सॉल्यूशन का वेट आपके पास नहीं है, तो इसे कहाँ से निकालेंगे। देखिए सोल्यूट का तो आपको गिवन है, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का नहीं है, तो डेंसिटी से निकाल लेंगे आप इसको। देखिए डेंसिटी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप, भाई डेंसिटी बराबर होता है क्या, बोलो मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता नहीं होता। ये मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको ये दे रखा है। अब आपको निकालना क्या, ये मास ही तो निकालना है, ये क्या आपका मास ऑफ सॉल्यूशन ही बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लीजिए मास ऑफ, जो डेंसिटी दी हुई है वहाँ से आप सॉल्यूशन का मास निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन जब आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए मुझे को डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी, 1.2, वॉल्यूम कितना है 100, तो क्या हो जाएगा ये 120 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन का मास आ गया। बस आप निकाल लिए, ठीक है। तो देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, क्या फॉर्मूला है बोलो, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या है 10, नीचे कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई 100, क्लियर होगी, ज़ीरो कैंसिल होगी, क्या बचा यहाँ पे बोलो, यहाँ बचा आपका 100 और नीचे कितना आ गया ये आपका, बोलो 12 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.33% आ जाएगा। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी आ गई, 8.33% आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। तो डेंसिटी को आप ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, डेंसिटी को हमेशा आप बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये बात थी किसकी आपकी, बोलो वेट बाय वेट परसेंटेज की। नेक्स्ट जो होता है इसमें वो होता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लिखते हैं V बाई वी, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना, V बाई वी लिखा जाता है, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। अब की बार क्या होगा, इसका मतलब क्या है, देखो V बाई वी का परसेंटेज का, इसका मतलब होता है जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ASCl एक्वस सॉल्यूशन इज 7%, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो भाई अब क्या है, पहले क्या था, बिल्कुल सेम ही रहेगा ये भी, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले क्या दे रखा था, मास दे रखा था, अब की बार क्या है बोलो वॉल्यूम है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है इसका, ASCl एक्वस सॉल्यूशन इज 7%, इसका मतलब है कि 7 मिलीलीटर HCl is present in 100 milliliter of solution, ठीक है ना। तो 7% V बाई वी का मतलब हो गया कि जो सोल्यूट है, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन कितना है 7, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका कितना है 100 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो 7% का मतलब समझ के कि 7 मिलीलीटर जो HCl है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वो प्रेजेंट है किसमें 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो अगर आप V बाई वी परसेंटेज निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम
ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, ये आएगा। अब क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बिल्कुल सेम है, वेट बाय वेट परसेंटेज की जैसा ही है, बस यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। एक फॉर्मूला और होता है, देखो इसमें मैं बता दूं आपको, थर्ड, वो होता है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। वेट बाय, इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि ए शुगर सॉल्यूशन इज 3%, ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक है ना। ए शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि 3 ग्राम ऑफ शुगर या सोल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका। बिल्कुल तीनों एक ही जैसी हैं, देखो, ठीक है ना। जब वेट बाय वेट है तो इसका मतलब सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जब वेट बाय वॉल्यूम है तो सोल्यूट का मास और किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। तो ए शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाना बच्चों कि इसमें 3 ग्राम जो है आपका शुगर है, यानी कि सोल्यूट है, वो किस में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर में है, ठीक। तो अब इसके ऊपर देखो हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बढ़िया सा एक है ना, देखिए देखिए क्वेश्चन ये है हमारा कि ए शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, इस 10% W बाई वी, ऐसे लिखा होगा ब्रैकेट में, ठीक है ना, W बाई वी, फाइंड W बाई W परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये लो जी, देखो बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप क्या पूछ रहा है यहाँ पे भाई, वेट बाय वेट पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या गिवन है यहाँ पे, वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, और क्या गिवन है यहाँ पे, डेंसिटी गिवन है, क्लियर बात है। देखो बच्चों वेट बाय वेट निकालना है आपको, निकालना क्या है आपको, W बाई W परसेंटेज निकालनी है, ये तो क्वेश्चन मार्क होगा ना। तो भाई W बाई W का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर हमें वेट तो दे रखा है, सोल्यूट का तो दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन का नहीं दे रखा, ठीक है ना, सॉल्यूशन का हमें नहीं दे रखा है। निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं ना। चलिए क्या गिवन दे रखा, 10% W बाई वी का मतलब क्या है, इसका मतलब है 10% का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर जो है आपकी किस में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब तो ये है, ठीक है ना, क्लियर है। डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है,
तो डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं आप बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, पीछे बताया था मैंने। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा D इंटू वी। अब D कितनी दे रखी है देखो क्वेश्चन में, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होगा, 1.25 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 125 ग्राम आ जाएगा। तो ये मिल गया आपको मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से डेंसिटी से, ठीक है ना भाई। जो हमें निकालना है W/W, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, उसके लिए हमें वेट चाहिए किसका, सोल्यूट का, और वेट किसका चाहिए हमें बोलो, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी से हम क्या निकाल लेंगे, ये नीचे वाला W निकाल लेंगे, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हमारे पास आ गया कितना, गया 125 ग्राम आ गया। अब हमें निकालना क्या है देखो, अब हमें निकालना है यहाँ पे बोलो W/W, ये तो निकालना है, ये निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे इसको देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे W का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ किसी के साथ में रिलेट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे में आपको कन्वर्ट आना चाहिए, क्या गिवन है, ठीक है ना, क्या चीज़ हमें निकालनी है, उसको निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। डेंसिटी का ध्यान रखेंगे आप, और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन कितने, सोल्यूट कितने दे रखा है आपको बोलो 10 ग्राम, ठीक है ना, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 125 ग्राम, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका लगभग ये आपका कैलकुलेट करके लगभग 8% आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, कर लोगे, चलिए ठीक है ना। 8% आ गया, वेट बाई वेट परसेंटेज कितनी आ गई, 8% आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल से, साधारण से, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए बढ़िया सा, चलिए देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% W/W। समझ गए अब W/W का मतलब, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड आउट, या लिख दो फाइंड द मास ऑफ HNO3, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर, ये डेंसिटी गिवन है आपको सॉल्यूशन की। तो वो क्या कह रहा है देखो, पहले तो 5% का मतलब समझ लो क्या है, ठीक है ना। तो 5% का मतलब क्या है, अब की बार क्या निकलवा रहा है वो, वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट, परसेंटेज का मतलब क्या बताया था आपको, मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो निकलवा रहा है आपकी बार। और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये कितना दे रखा है आपको बोलो, 5 दे रखा है। ए सॉल्यूशन HNO3 इज 5% W/W, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको गिवन है। तो अब की बार क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप x मान लो। मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकाल लेंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल लो, D और V की मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.4, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके पास में 100 है, तो ये कितना आ गया बोलो, ये 140 ग्राम आ गया। सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 140, ये आपके पास x मान लो, ये कितना दे रखा है आपको 5, तो 5 बराबर
x बाई नीचे कितना आएगा 140 मल्टीप्लाई 100। तो जब x को यहाँ कैलकुलेट करोगे तो x बराबर यहाँ पर 7 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी आपसे W/W निकलवाएगा, कभी मास ऑफ सोल्यूट निकलवाएगा, कभी मास ऑफ सॉल्यूशन निकलवाएगा। तो ये सब चीज़ जो है एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या चीज़ निकालनी है। जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। कभी हमें सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, कभी कभी क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी हमें क्या होगी बोलो, गिवन होगी, ठीक है ना। तो उससे हम बहुत आसानी से इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट देखिए, एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको समझिए बढ़िया तरीके से। इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, और नीचे इक्विवेलेंट वेट, ये है इक्विवेलेंट वेट का सिंबल होता है ई, ठीक है ना। सॉल्यूट का वेट किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो इसी को बोलते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। W/E इसको कहते हैं, W/E हो गया ये, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी बोलो, इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट या मास भी कह देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट, और नीचे मान लीजिए क्या आएगा आपका, वैलेंसी फैक्टर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर आएगा। 11th क्लास में चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे आपने निकालना सीखा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बता रहे हैं हम, उसी में इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए, तभी ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। सॉल्यूट का वेट दे रखा होगा ग्राम में, उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल रहे हैं हम, ये सीख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, क्योंकि आगे जब नॉर्मलिटी आप पढ़ोगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए ये वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक वेट को जोड़ दोगे आप तो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। अब ये आपके लिए नई चीज़ है वैलेंसी फैक्टर, ये कैसे आप निकालोगे, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलिकुलर वेट आप निकाल लोगे आसानी से, लेकिन वैलेंसी फैक्टर क्या होता है हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं, ये जो वैलेंसी फैक्टर है ये सबसे पहले पढ़ते हैं हम एसिड के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं बोलो, एसिड के लिए। जैसे मान ये HCl है, ये HNO3 है आपका, और ये H2SO4 है, ठीक है ना। ये एसिड मैंने लिखे यहाँ पे। जब इनको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, किस में डिज़ोल्व करते हो, एक्वस में, तो इनका आयनाइजेशन होता है, ये डिसोशिएट होते हैं, ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक्वस में क्या देते हैं बोलो, डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये एक H+ देगा, ये भी एक H+ देगा, ये कितने देगा, 2 H+, ठीक है ना। तो देखो ये आर्हेनियस की थ्योरी है। अगर आप किसी भी एसिड को एक्वस में डालते हो, डालने पर जितने भी हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं ना बच्चों, इसी को बोलते हैं हम बेसिसिटी। क्या कहते हैं इसको कहते हैं बेसिसिटी, ठीक है ना। तो एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा ना, वो उसकी बेसिसिटी होगी।
एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बेसिसिटी। किसी एसिड ने कितने H+ दिए हैं तो वही उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी होगी 1, HNO3 की कितनी होगी 1, H2SO4 की कितनी होगी 2। तो अगर मैं मान लो इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहा हूँ H2SO4 का, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे इसका, बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, इसकी बेसिसिटी से। क्लियर है। और मॉलिक्यूलर वेट जब H2SO4 का आप निकालोगे तो 98 आएगा और नीचे बेसिसिटी कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ कितना आएगा बोलो, 2 की 4 में चलाओगे, ये आ गया। तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका 49 आ गया। इसी प्रकार आप HNO3 का निकालोगे तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट और उसकी बेसिसिटी क्या होगी 1 होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया आपका, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है आपका क्या, बेसिसिटी होती है। क्या होती है, बेसिसिटी होती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लो बेस के लिए बात करते हैं। जैसे बेस में हमारे पास है NaOH है, हमारे पास KOH है, हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है ना, हमारे पास AlOH का होल थ्राइस है। ये सब क्या है, बेस हैं। और जब इनको आप वाटर में डिजोल्व करते हो एक्वस में तो ये क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। NaOH को डालोगे तो 1 देगा, KOH को डालेंगे तो 1 OH आयन देगा। यहाँ से कितने मिलेंगे हमें बोलो, 2 OH आयन मिलेंगे। यहाँ से कितने मिलेंगे बोलो, OH3 मिलेंगे। ठीक है ना। तो किसी बेस को अगर वाटर में डालते हैं और जितने हमें OH आयन मिलते हैं, इन OH आयन को ही हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। ठीक है ना। तो यही बेस के लिए जो है, जो बेस के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा VF, वो क्या होता है बोलो, एसिडिटी होता है। तो कोई बेस वाटर में डिजोल्व होकर जितने OH देगा वो उसकी एसिडिटी होगी। कल को वो कहता है हमारे से कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का, तो हम कैसे निकालेंगे बोलो, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसकी एसिडिटी से। और बच्चों इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी होगी NaOH की, बोलो कितने मिले हमें, 1 मिला है। तो ये नीचे 1 रख देंगे एसिडिटी की जगह। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे, Na का कितना होता है 23, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 हो गया, इसका 1 हो गया, और नीचे कितना आएगा 1। तो ऊपर सबको सम करोगे तो 40 आ जाएगा 1, तो ये आ गया 40 आ गया। कल को वो हमसे कहता है CaOH का होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे ऊपर, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लोगे एटॉमिक वेट का सम करके। अब नीचे क्या आएगा, एसिडिटी आएगी बेस के लिए, एसिडिटी वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए एसिडिटी कितनी है CaOH की होल ट्वाइस की 2, कितने OH देता है 2 देता है, निकाल लेंगे। ठीक है ना। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना हो गया 40, ऑक्सीजन का 16, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40, 74 हो जाएगा ना, 74 को आप 2 से कर देना, आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, बेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 एसिड हैं आपके पास, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ये 3 फॉस्फोरस के एसिड है। मैं नाम बता दूं, इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इनको P ब्लॉक में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और बच्चों इसको कहते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड।
हमें इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले इनकी बेसिसिटी बताता हूं मैं आपको, बहुत एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती है, ठीक है ना, इनकी बेसिसिटी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितने एच दिखाई दे रहे हैं हमें उतनी एच डिसोशिएट होने के बाद में मिलेंगे। तो जैसे इसमें कितने एच दिखाई दे रहे हैं हमें 3, तो इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है। इसमें भी 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम तीनों की बेसिसिटी 1 मान लें। नहीं, देखिए हमेशा किसी भी एसिड को, ऑक्सी एसिड को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो तो हमें केवल वही H+ मिला करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होते हैं। जैसे मैं H3PO2 को वाटर में डालता हूँ एक्वस में, तो मुझे केवल यहाँ से एक ही H+ मिलता है, बाकी मेरा HPO2 नेगेटिव ऐसे रह जाएगा, एक ही H+ निकलेगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी, ये मोनोबेसिक है। एक ही H+ मिलने का मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, ठीक है, जितने भी फॉस्फोरस के एसिड होते हैं उसमें PO तो जरूर आएगा, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन है, देखो 2 हैं, तो एक H निकला है, तो एक H हमेशा किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ। बचे कितने H, वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होंगे, P के साथ में, ये मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला H जो है केवल यही H वाटर में डालने के बाद में आयनाइज होगा, आपका निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच लेगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा। यहाँ पे फास्फोरस और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये कभी भी H हमें नहीं निकलेंगे। आप सोच लोगे ये वाले H निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, ये निकलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं H3PO3 की बात करूँगा, तो जब इसको पानी में डालोगे यहाँ से केवल मेरे को 2 H+ मिलेंगे। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो इसका मतलब क्या है, 2 H आपको ऑक्सीजन के साथ में जोड़ने पड़ेंगे, और बचा हुआ जो H है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, P के साथ। तो ये हो गया, इसकी बेसिसिटी होगी 2। और जब मैं H3PO4 को वाटर में डालूंगा तो इससे मुझे 3 H+ मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें तीनों H मेरे किसके साथ अटैच होंगे, बोलो, ऑक्सीजन के साथ में अटैच होंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला मोनोबेसिक है, ये डाइबेसिक है, ये ट्राइबेसिक है। अब मान लीजिए मेरे से कोई कहता है कि भाई H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो मैं निकाल लूँगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, और नीचे क्या निकाल दूँगा इसका, मैं नीचे क्या निकाल दूँगा, बेसिसिटी, और बेसिसिटी कितनी आएगी, बोलो, इसकी 1 आएगी, ठीक है। मेरे से कोई कहता है कि भाई इसका निकालिए इक्विवेलेंट वेट H3PO3, तो मैं इसका भी निकाल लूँगा, क्या, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या आएगी, बेसिसिटी कितनी, 2, निकाल लूँगा आराम से, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे। कोई मेरे से कहता है H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेंगे, कितना होगा, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपके पास में, बोलो, 3 होगी, तो ये निकाल लोगे इक्विवेलेंट वेट। इन तीनों एसिड को आप बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में बढ़िया डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो कभी अगर इसका इक्विवेलेंट मास आता है निकालने के लिए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, जितने ऐसे दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इसमें एसिड में एक चीज़ और याद रखेंगे ना आप, मान लो मैंने कभी लिखा है यहाँ पे H3PO4, ये क्या मेरे पास एसिड है, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, किसके, NaOH क्या है यहाँ पे, बेस है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बना, NaH2PO4 बना, और साथ में क्या निकल गया, बोलो, वाटर निकल गया। भाई एक एसिड है, एक बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ना। तो वो कभी कभी क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन आपको देगा, वो कहेगा, बोलो, इस केमिकल रिएक्शन के लिए H इक्विवेलेंट वेट निकालिए, किसका, H3PO4 का। ये जो एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है, कोई केमिकल रिएक्शन अगर दे रखी है ना, तो उसका इक्विवेलेंट वेट पूछ लेगा एसिड का, तो पता ही आपको फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या आएगा बच्चों, बेसिसिटी, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसकी बेसिसिटी हमने क्या पढ़ी थी, बोलो, कितनी पढ़ी थी, बोलो, 3 पढ़ी थी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है ना, बेसिसिटी इसकी 3 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, बेसिसिटी वही माननी है इस इक्वेशन के अनुसार। तो देखिए भाई बेसिसिटी क्या होती है, किसी एसिड में से कितने H+ रिमूव हो रही है,
तो यहाँ पे देखिए इस एसिड में से कितने H+ रिमूव हो रहे हैं, केवल एक ही तो हो रहा है ना। तो इसके लिए जब आप निकालोगे इक्विवेलेंट मास तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या आएगा आपकी बार बेसिसिटी 1 आएगी निकाल लेना। इसी प्रकार कोई भी केमिकल इक्वेशन दे आपको और इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, तो इसी बेस पे आप निकाल लोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे H2SO4 है यहाँ पे और NaOH है, और मैंने यहाँ पे लिखा NaHSO4 और प्लस H2O। तो इस इक्वेशन के लिए इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, E बराबर मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या आएगा बच्चों, बोलो कितने H निकल रहे हैं यहाँ से, तो बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन में जितने H निकल रहे हैं उसी को तो बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने निकल रहे हैं हाइड्रोजन, 2, एक ही निकल रहा है, तो नीचे 1 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है ना। तो आप किसी भी एसिड का जो है इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट देखिए, इक्विवेलेंट किसका निकाल रहे हैं हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट का निकालते हैं, चलो ठीक है ना। सॉल्ट जैसे मान लो मेरे पास Na2CO3 है, CaCO3 है, ठीक है ना, इस प्रकार के सॉल्ट कोई भी मिला हो, और Na2SO4 है, ये सॉल्ट है मेरे पास, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्ट का अगर आपको कभी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट ही आएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा सॉल्ट के लिए, नीचे आएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन। देखो कोई भी सॉल्ट होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, न्यूट्रली होता है। जितना कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, एनायन के ऊपर चार्ज होगा। तो किसी भी कैटायन और एनायन के चार्ज को यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की जगह आप नीचे लिखोगे। मान लीजिए आप Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं। किसका निकालना चाह रहे हैं बोलो, Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से निकालिए, देखो कैसे निकालेंगे आप। अगर इसको आप डिसोशिएट करते हो तो देखो क्या मिलेगा मुझे, Na+ मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, CO3-2 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ Na के कितने 2 हैं, देखिए कैटायन पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, एनायन पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे आप, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से कर दीजिए, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सोडियम का कितना होता है 23, एक एटम का 2 दे रखे हैं, तो 23 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का एक का कितना होगा 16, 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 48। इन सबको आप ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या हो गया, जो भी सोल्यूट का मास होगा उसको इक्विवेलेंट मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इक्विवेलेंट मास आपको निकालना बता दिया, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, किसी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास आप निकालना सीख जाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में। किसके बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होती है, ठीक है ना, ये नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन की टर्म होगी, और इसी के साथ में ppm वगैरह और ले लेंगे, तो ये लास्ट हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी जो होती है एक्चुअल में क्या होती है बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है सोल्यूट का, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, बोलो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा लीटर में, उससे, उसी का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नॉर्मलिटी
और नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। और फिर हम करेंगे इसके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको सबके, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो आपकी पढ़ चुके होगे आप। फिर सबको आपस में इंटर कन्वर्जन करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कुछ करेंगे, 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। तो करते रहिए बढ़िया तरीके। उसके बाद में मैं आपको जो है एनसीईआरटी के जो इंटेक्स में क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, जो 4 या 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो साथ में एनसीईआरटी तो कवर करनी है 100%, उसके साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो करते रहिए बढ़िया तरीके से, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और